अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 बच्चे कोई नया लेक्चर नहीं है, लेक्चर नंबर 1 की कंटिन्यूटी है। लेक्चर नंबर 1 और 2 एक ही टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसके अंदर हम एसएचएम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। गर्ज ये कि जितनी भी बेसिक बातें हैं वो सारी हम पढ़ रहे हैं। तो चूंकि लेक्चर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट लेक्चर 1 के नाम से हो गया, ये दूसरा पार्ट है लेक्चर 2 के नाम से। तो इस तकरीर का मकसद ये है कि अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा हुआ तो लेक्चर नंबर 2 समझने में आपको मुश्किलात का सामना होगा। तो पहले लेक्चर 1 मुकम्मल कर लो और फिर लेक्चर 2 पे आ जाओ। तो अगर आपने देखा हुआ है तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखो बच्चे, हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, कोई भी ऐसा मोशन जिसके अंदर बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में। मैंने आपको मिसाल दी थी, इसी मिसाल से बात का आगाज़ करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कोई मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई मास स्प्रिंग सिस्टम है, 3 दफ़ा बना है, रीज़न अभी समझ में आ जाएगा। ये भाई साहब हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, उसके साथ यहाँ पे क्या कनेक्ट हुआ हुआ है भाई साहब, एक मास कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये अभी मास जिस जगह पे मौजूद है, हमने कहा था ये मास हमारे पास अभी कहाँ पर है, मीन पोजीशन के ऊपर है। अगर हम रिवाइज कर लें, ये हमारे पास हो गया मेरा बेटा हमारा मीन पोजीशन। अगर हम रिवाइज कर लें, अगर मैं इस मास को आगे लेके जाता हूँ, जाहिर है अगर मैं इस मास को कुछ भी नहीं करूँगा तो मास अपनी जगह पे रहेगा। अगर मैं मास को घसीट करके आगे लेके जाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ तो अल्टीमेटली स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुका होगा, स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी। जैसे ही इसको छोड़ूंगा तो ये मास मूव करता हुआ जाएगा इधर, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। इस वाले मोशन को बच्चे हमने नाम दिया था ऑसिलेटरी मोशन का, ठीक है। अब ज़रा करके देख लेते हैं। तो जो बच्चे, जब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये मेरे पास जो मास था वो ऐसे, स्प्रिंग जो था वो ऐसे स्ट्रेच होके आगे चला गया। फिर जब इसको छोड़ दूंगा तो अल्टीमेटली ऐसे मूव करता हुआ आएगा, इस किसी जगह पे आएगा और आपका स्प्रिंग क्या हो जाएगा, तब कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है भैया। ये हमने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर ली। फिर मेरा बेटा हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास ना 2 अदद पॉइंट्स होते हैं। एक को हमने कहा था हमारा मीन पॉइंट होता है, एक को बच्चे हमने नाम दिया था हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होता है। अगर मैं रिवाइज करा दूँ दोबारा से, देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास हमारा सिंपल पेंडुलम है, ऐसे यहाँ पे रुका हुआ है और ये इसका ट्रैक है जिसके अलोंग ये मूवमेंट कर रहा है। तो बच्चे अगर मैं पेंडुलम को इस पॉइंट पे लेकर आता हूँ और यहाँ से छोड़ता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन, ये क्या थी मेरा बेटा, मीन पोजीशन। यहाँ पे भी एक हमारे पास क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैंने नाम दिया था कि भाई एक को 1 का नाम दे दो, एक को 2 का नाम दे दो। तो क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। पेंडुलम आपका यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर आएगा ऐसे, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। और हमने ये मान के चल रहे थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो जहां से छोड़ेंगे जाएगा आगे दूसरे एक्सट्रीम पर, फिर वापस पहले एक्सट्रीम पे आएगा और इस तरीके से ये सारी जिंदगी अपनी ऑसिलेशंस करता चला जाएगा। तो अगर मैं यहां पे मार्क करूंगा, हमें नजर आ रहा है ये है एक्सट्रीम पॉइंट नंबर 1 और ये है मेरा बेटा एक्सट्रीम पॉइंट नंबर 2। अच्छे से देख लो ताकि मेरे लिए यहाँ पे चीज़ों को समझाना आसान हो जाए। यहाँ तक की बातचीत हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मुकम्मल कर चुके हैं। देखो आपने क्या किया, ये मास आपका ऐसे था, आप इसको यहाँ पे लेके चले गए, तो मैंने उसकी फिगर यहाँ बनाई हुई है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये भाई साहब मूव करते हुए जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे आ जाएंगे, यानी कि ये ऐसे 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 वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे मजीद मार्किंग करता हूँ तो हमें मीन पॉइंट के बारे में पता है कि मीन पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होता है, 0 होता है। क्यों सर? इसलिए कि मेरा बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको आप x से शो करते हो, ये डिस्टेंस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अगर आपकी बॉडी मीन पोजीशन पर है तो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे ये वाइब्रेट करता हुआ मीन पोजीशन से दूर जा रहा होगा इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ये मीन की तरफ आ रहा होगा इसका डिस्टेंस कम होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा। तो हमने ये बात की थी, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट 1 है इसको हमने कहा था x इक्वल्स प्लस एक्स नॉट और इसको हमने कहा था x इक्वल्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोले तो मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला,
या मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी कैन कवर ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। और जितना यहां का एम्पलीट्यूड होगा उतना ये वाला एम्पलीट्यूड होगा। तो देखने में अगर छोटा बड़ा लग भी रहा हो तो जाने देना। ठीक है भैया, इतनी बात पढ़ ली। तो ये ऐसे ऐसे बड़े मजे से वाइब्रेट करता रहेगा और हमने माना भाई फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। अब यहां पे हम पढ़ते हैं की कैरेक्टरिस्टिक ऑसिलेटरी मोशन की। बच्चे आपका जो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है उससे भी पहले आ जाओ। अगर ये मास स्प्रिंग सिस्टम यहां रखा हुआ था तो मैंने कुछ किया होगा यकीनन ये मास यहां पे लाने के लिए। क्या किया था मैंने? सर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी थी। बिल्कुल सही है, मैंने मेरा बेटा इसके ऊपर क्या करा, फोर्स अप्लाई करी जिसकी वजह से ये यहां पे आ गया। अब जैसे ही मैं अपनी अप्लाइड फोर्स रिमूव करता हूं तो अगर इस मास को यहां लाने के लिए फोर्स चाहिए थी तो इसको वापस ले जाने के लिए भी फोर्स चाहिए होगी। सोच के देखो, हाँ या ना? अरे भैया मैं इसको आगे ला रहा था तो फोर्स चाहिए थी ना, तो पीछे लाने के लिए भी फोर्स चाहिए होगी। वो फोर्स जो इसको वापस लेके जा रही है ये मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाती है? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का क्या काम होता है या रीस्टोरिंग फोर्स का किस तरह से शो करते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स को हम आगे चल के एफ से शो कर रहे होंगे। इसका काम होता है बॉडी की पोजीशन को रीस्टोर करना, बॉडी की पोजीशन को रीस्टोर करना। आप अपना मोबाइल यूज करते होगे ना, उस मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स, देखा होगा। अगर आप वो प्रेस करो तो आप जब मोबाइल को खरीद कर लाए थे तो जो फैक्ट्री वाले ने, मैन्युफैक्चरर ने जो सेटिंग उसमें इनपुट की हुई थी वही हो जाएगी उठाकर। तो सेम गोज विद द रीस्टोरिंग फोर्स। ये बॉडी की पोजीशन थी, यहां पे थी ना आपकी बॉडी, अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपकी बॉडी यहां पे थी, ये चाह रहा है बॉडी वापस यहां पे आ जाए। क्लियर हो गया? अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर लगी और ये बॉडी को वापस लेकर आई। अब यहां पे जब बॉडी आ गई मीन पोजीशन पे तो रीस्टोरिंग फोर्स की कार्रवाई खत्म हो गई, लेकिन बॉडी यहां पे रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है? न्यूटन के पहले कानून में पढ़ाया था, बॉडी की प्रॉपर्टी जो उसे मजबूर करती है कि जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट को कैरी करे। तो भैया ये मास ऐसे मूव करता हुआ आया, जैसे ही मीन पोजीशन पे आया रीस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गई। अभी साबित भी करेंगे हम, सब चीज टेंशन नहीं लेना, अभी कॉन्सेप्ट का फील लो। जैसे ही ये मास मूव करता हुआ रीस्टोरिंग पोजीशन पे आया, अपनी मीन पोजीशन पे आया, यहां पे मेरे बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गई। इनर्शिया इसे कहां लेके चला गया? आगे। अब जब ये आगे आ गया, अब फिर यहां पे क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। और रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होगा कि भाई इसको कहां पे लेकर आए? मीन पर। फिर ये इसको कहां पे लेकर आएगी? मीन पे। जैसे ही आपकी बॉडी मेरा बेटा फिर से मीन पर आई, जैसे ही मीन पर आ गई आपकी बॉडी, अब रीस्टोरिंग फोर्स का काम खत्म हो गया। इनर्शिया इसे लेकर जाएगा आगे। जैसे यहां पे आएगी फिर रीस्टोरिंग फोर्स यहां लाएगी, फिर इनर्शिया आगे लेके जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी बॉडी मीन पोजीशन पे थी, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, अप्लाइड फोर्स के नतीजे में ये आगे आ गई। इस अप्लाइड फोर्स के नतीजे में जो आपने काम किया वो इस स्प्रिंग के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया और इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स हटाई तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स थी वो बॉडी को लेकर गई मीन पोजीशन की तरफ, उसका पोजीशन रीस्टोर करने के लिए, एक्चुअल पोजीशन पे वापस लाने के लिए। अब यहां पे लाके इसका काम खत्म, इनर्शिया इसे लेके जा रहा है आगे। फिर जैसे ही मीन पोजीशन से बॉडी डिस्प्लेस हुई, दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स आई, अब की बार इधर, क्योंकि जो मीन पोजीशन है वो तो यहां है तो वो इसको यहां लेकर आया। फिर रीस्टोरिंग फोर्स का काम खत्म। अब मीन पोजीशन पे आने के बाद इनर्शिया इसको मजीद क्या कर रहा है? आगे लेके जा रहा है। तो नतीजे में बॉडी क्या कर रही है? आपकी बॉडी टू एंड फ्रो मजे से मूव करती फिर रही है। यानी कि बच्चे आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि आपके पास जो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है। तो अगर एक ऑसिलेटरी मोशन है, इसका मतलब इसके पास क्या एग्जिस्ट करेगी? रीस्टोरिंग फोर्स। और हम ये कहते हैं दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x टू द पावर n। अच्छे से देखो, समझो, फील करो, अभी सब समझ में आएगा। पहली बात, ऑसिलेटरी मोशन बगैर रीस्टोरिंग फोर्स के हो ही नहीं सकता। ऑसिलेटरी मोशन है क्या? टू एंड फ्रो मोशन। क्या है? टू एंड फ्रो। अगर बॉडी यहां गई, इसको वापस लाने के लिए कोई फोर्स है, वही तो इसे टू एंड फ्रो मूव कराएगी मेरे बच्चे। तो टू एंड फ्रो मोशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स का होना जरूरी है। सर ये आपने कैसे बताया कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करनी चाहिए? सोच के देखो, सोचो 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 सोचो। एक मैंने यहां पे मार्क करी पोजीशन 1, एक थोड़ी दूर मार्क करी पोजीशन 2। अच्छे से सोच के देखो, अगर मैं इस डब्बे को घसीट के 1 पे लाता हूं एक बार और डब्बे को घसीट के एक बार लाता हूं पोजीशन 2 पे, क्या मुझे दोनों केस में अप्लाइड फोर्स एक जितनी लगानी पड़ेगी या अलग अलग? सोचो। अप्लाइड फोर्स लगाने पे ये डब्बा आया यहां पे,
दूसरी बार अप्लाइड फोर्स लगाने पे डब्बा आया यहां पे, क्या दोनों केस में एक जितनी फोर्स है कि अलग अलग? सर अलग अलग। क्यों? क्योंकि भैया डब्बे पे डिस्प्लेसमेंट जब ज्यादा कवर हो रही है तो वर्क डन ज्यादा हो रहा है, तो फोर्स ज्यादा लग रही है। भैया जब यहां पे ला रहा हूं तो अल्टीमेटली फोर्स कैसी लग रही है? ज्यादा लग रही है, तभी तो यहां पे आ रही है। तो इसका मतलब यहां पे लाने के लिए जब ज्यादा फोर्स चाहिए तो इस पॉइंट से वापस यहां पे लाने के लिए इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अलग अलग होती है, डिपेंड करती है किसके ऊपर? डिस्प्लेसमेंट पे। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, ताकि बॉडी को अपने मेन पोजीशन पे वापस लेकर आ सके। सर नेगेटिव साइन से क्या मुराद है? मेरा बेटा नेगेटिव साइन से मुराद है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्यों सर? मेरा बेटा रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट ही क्या है? इसने क्या करना है? बॉडी को मीन पोजीशन पर लेकर आना है। तो इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स का हमेशा हमेशा डायरेक्शन कहां होगा? मीन पोजीशन की तरफ होगा। सर तो नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? सोचो, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। देखो कैसे, मैं बताता हूं। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि आपका जो मीन पोजीशन होता है ना, ये मीन पोजीशन मेरे बच्चे आपका होता है रेफरेंस पॉइंट। आप हमेशा मीन पोजीशन को अपना इनिशियल पॉइंट तसव्वुर करते हो या अपना इनिशियल पॉइंट एज्यूम करते हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल तक का स्ट्रेट लाइन में जो भी फासला आ रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है अभी, ठीक है। तो ये है मेरा बेटा आपका इनिशियल, ये है आपका फाइनल। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। मान लो आपका पेंडुलम यहां पे नहीं है, आपका पेंडुलम कहीं और आ गया, पेंडुलम ऐसे मूव करते करते यहां पे आ गया। तो भैया जब आपका पेंडुलम यहां कहीं पे आ गया, अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा और से देखना भाई, ये फाइनल है, इनिशियल तो हमेशा फिक्स है ना, ये इनिशियल है, तो भैया ये हो गया। तो नजर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। मान लो आपका पेंडुलम ऐसे मूव करते करते यहां कहीं पे आ गया, तो भाई साहब जब आपका पेंडुलम मूव करते करते यहां कहीं पे आ गया, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐसे हो जाएगी, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, यहां लिख भी देते हैं, ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी। डिस्प्लेसमेंट एसएचएम के अंदर, अभी हमने हालांकि एसएचएम नहीं पढ़ा, ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एसएचएम के अंदर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। हमेशा क्या होगी? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी। वजह? क्योंकि मेरा बेटा मीन पोजीशन हमारा रेफरेंस होता है, मीन पोजीशन हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। अब आप देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या आपको इनका डायरेक्शन उल्टा नजर आ रहा है? फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इनकी कहानी की जो ओपोजिशन है उसकी वजह से यहां एक अदद क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है। अच्छा सर ये n क्या है? मेरा बेटा n एक इंटीजर है, और ये जो n एक इंटीजर है ये आपके पास हमेशा क्या होगा? ऑड होगा। सर इवन क्यों नहीं हो सकता? अभी पढ़ते हैं सही। पहले जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, तो f विल बी इक्वल टू माइनस kx टू द पावर n। ये जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, यहां पे ये फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन सर हमारी किताब में तो इसे स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा है। आपकी किताब में जो स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा है तो वो एक सिर्फ इसी केस के लिए होगा। मैं अभी आपको जर्नल ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो ऑसिलेटरी मोशन तो अलग अलग सिस्टम करते हैं ना। जैसे किसी मॉलिक्यूल में या किसी एटम, किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर एटम वाइब्रेट कर रहे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर सकता है अपनी पोजीशन के अबाउट में। सिमिलरली मास स्प्रिंग सिस्टम में मास वाइब्रेट कर सकता है, सिंपल पेंडुलम में पेंडुलम वाइब्रेट करेगा। तो हर सिस्टम का ये फोर्स कांस्टेंट तो अलग अलग होगा। आपकी किताब में जो के को स्प्रिंग कांस्टेंट का है वो इसलिए का है कि मास स्प्रिंग सिस्टम में ये फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। पेंडुलम में वो कुछ और होगा, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन में कुछ और होगा, एटम की वाइब्रेशन में वो कुछ और होगा। इतनी बात क्लियर है? चलो, ये मेरा बेटा हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन है किसकी? ऑसिलेटरी मोशन की। सही है। अभी तक आपने जो बातें पढ़ ली है ना उसको देख लो, नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इंटीजर पे अभी हम आते हैं, एक भी पॉइंट हमारा बाकी नहीं रहेगा, सब सीख के जाएंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन, एक पॉइंट के आगे पीछे होने वाला मोशन। तो लाजमी है कि देयर शुड बी अ रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे ही आप बॉडी को मीन पोजीशन से दूर लेके जाओ इसमें रीस्टोरिंग फोर्स आना शुरू हो जाए। जितना दूर लेके जाओ उतनी ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स आए। जो रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स हटाओ बॉडी को मीन पोजीशन पर लाए। फिर सिस्टम में इनर्शिया भी होगा जो इसको आगे लेके जाएगा, क्योंकि अगर आप दूर लेके गए रीस्टोरिंग फोर्स वापस ले आई तो टू एंड फ्रो तो नहीं हुआ। इनर्शिया शुड आल्सो बी देयर जो इसको आगे लेके जाएगा। फिर रीस्टोरिंग फोर्स आएगी जो मीन पे लेके आएगी, फिर इनर्शिया आगे लेके जाएगा, फिर रीस्टोरिंग फोर्स। तो ऐसे 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 अब काम चलता रहेगा।
तो भैया ये आपकी हो गई क्वेश्चन। अब मैं कह रहा था कि ये आपके पास n ऑड होगा, इवन नहीं हो सकता। क्यों? इससे रिलेटेड माजी में क्वेश्चन भी आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं पास्ट पेपर में। अभी देखते हैं। देखो अब मेरा बेटा मान लो ये मेरे पास ऐसे सरफेस बना दिए मैंने 2 दफ़ा में, समझना जरा। यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास ये है x = 0, यानी कि ये आपका मीन पोजीशन वाला पॉइंट है। अगर मैं किसी बॉडी को यहाँ पे ले गया, ठीक है, और एक बार ये बॉडी वाइब्रेट करती हुई यहाँ पे आ गई। देखो भैया इसी को देख लो, बॉडी पहले यहाँ पे थी, मैं यहाँ पे ले गया, छोड़ूंगा तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी और ऐसे बड़े मज़े से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। वो समझो अपना वाइब्रेट कर रही है। मैंने 2 बार इसकी पोजीशन आपको डिफाइन कर दी। सोचो अगर मैं इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट देखूं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होती है? फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो भैया इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ये होगी, बोलो हाँ या ना। इस जब बॉडी ऐसे वाइब्रेट करती हुई यहाँ पे आ गई तो यहाँ मैंने फिगर बनाई दी है। तो अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो भाई साहब ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से ली जाती है? फ्रॉम द मीन पोजीशन। भाई साहब यही होगी ना डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यही होगी, गुड हो गया। अब आप नोट करो, क्या मैं कह सकता हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है? सोच के देखो भैया, ये आपकी होती है मीन पोजीशन वाली लाइन x = 0। इसके सीधे हाथ पे पॉजिटिव, उल्टे हाथ पे नेगेटिव। पढ़ाया था। यहां डिस्प्लेसमेंट कैसी है? पॉजिटिव। यहां कैसी है? नेगेटिव। अब अगर आपसे मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बात करता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो भैया यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी, यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही होगी ना मेरा बेटा। ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ये रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग? पॉजिटिव के अलोंग। तो गोया रीस्टोरिंग फोर्स इज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। फिर सुनो भैया, बॉडी यहां पे थी, बड़े मजे से मैं यहां पे ले गया घसीट के, ये वाला पॉइंट चल रहा है, छोड़ दिया। ऐसे बॉडी क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। जब बॉडी यहां पे आई तो मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट देखी। डिस्प्लेसमेंट कहां से नापते हैं? फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से यहां तक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स के अलोंग। जब बॉडी यहां पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाएगी नेगेटिव एक्स के अलोंग। अब रीस्टोरिंग फोर्स की बात करनी है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा का है टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। और मीन पॉइंट का है भाई, ये है मेरा तो मीन पॉइंट, ये है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स यहां लग रही है और जब बॉडी यहां पे आ जाएगी तो रीस्टोरिंग फोर्स यहां लगेगी, जो मैंने यहां दिखाया। तो आपको ये चीज नजर आ रही है, जब x नेगेटिव है f पॉजिटिव, f नेगेटिव है तो x पॉजिटिव। किताब वाले इसको एक और तरह भी लिखते हैं, वो भी देख लो भाई। जो x पॉजिटिव होता है ना, इसको लिखा जाता है x इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी वैल्यूज आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव। f जो चीज नेगेटिव होती है उसे लिखा जाता है लेस देन 0। तो बुक वाले कहते हैं जब x ग्रेटर देन 0 है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स इज नेगेटिव, या जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो फोर्स शुड बी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसको कैसे लिखेंगे? f ग्रेटर देन 0 है तो x लेस देन 0 हो गया, यानी कि जब x नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, जब x सॉरी ऐसे इशारा गलत कर दिया था, x नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो f पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। देखो इतनी बात सोच के देखो, क्या बात हजम हो रही है? अब इस कंडीशन का ट्रू होने के लिए लाजमी है कि n यहां पे क्या हो? ऑड हो। क्यों सर? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि n इवन है। n के इवन होने से क्या फड्डा पड़ेगा या क्या फर्क पड़ेगा, समझना जरा। f = -kx, मैंने मान लिया यहां पे n इवन है, होता नहीं है, समझाने के लिए मान लिया। देखो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, समझते हैं जरा। मान लो x की वैल्यू एक बार -2 है, x की वैल्यू एक बार +2 है। सोच के देखो, x -2 का मतलब है मीन पॉइंट से, -2 का मतलब है मीन पॉइंट से आपकी बॉडी 2 मीटर नेगेटिव x पे चली गई, यही मतलब है। x = -2 का मतलब क्या है? मीन पॉइंट से आपकी बॉडी 2 मीटर इधर आ गई, ऐसी। अब जब आप यहां पे पुट करोगे तो आपके पास f = -k, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। सोचो, नजर आ रहा है ना भैया ये पीछे से? -2 का स्क्वायर क्या होता है? अरे भैया नहीं आ रहा। -2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चे? -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब देखो आपके पास फोर्स कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। प्रॉब्लम समझ आया भैया? जब आपकी बॉडी यहां पर आई, 2 मीटर नेगेटिव एक्स पर आई, तो फोर्स भी इस पे कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। प्रॉब्लम समझ आया? बॉडी ऑलरेडी यहां पे आई, फोर्स भी यहां लग रही है, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कहां आई फिर? ठीक है, अब देखो, जब यहां पर आप लाए, यहां पे लाए मतलब आप पॉजिटिव साइड पे लाए 2 मीटर। अब अगर आप फोर्स निकालोगे, F = -k और 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? 4 होता है। इसकी फोर्स नेगेटिव आ रही है, यानी कि इस वाले केस के अंदर जब आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो तो बॉडी जब राइट साइड पे जा रही है तो फोर्स नेगेटिव आ रही है, ठीक है। लेकिन जब बॉडी लेफ्ट साइड पे जा रही है तो फोर्स भी नेगेटिव आ रही है। यानी कि आप ये कह सकते हो, अच्छी तरह देखना, अगर आपके पास n का वैल्यू इवन है,
और से देखना, अगर n का वैल्यू क्या है, इवन है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के डायरेक्ट टेबल में आते हैं, 2, 4, 8, 6 ये सारे। अगर n का वैल्यू इवन है तो फोर्स हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग। समझ आ रही है? अगर n का वैल्यू इवन है तो फोर्स हमेशा कहां आएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। रख के देख लो ना, देखो यहां पे n का वैल्यू इवन है तो x नेगेटिव होगा तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो स्क्वायर पावर है या इवन पावर है वो उसका नेगेटिव साइन खत्म कर देगी, तो फोर्स हमेशा कहां आएगी, नेगेटिव x के अलोंग। तो ये आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगती है तो स्पीड बढ़ती है, उल्टी डायरेक्शन में लगती है तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। यहां क्या हो रहा है, फोर्स मुसलसल अपना डायरेक्शन शिफ्ट करना चाहिए यहां पे, और कहां पे आना चाहिए, टुवर्ड्स रीस्टोरिंग। देखो बॉडी जब यहां से यहां जा रही है तो फोर्स यहां लगनी चाहिए, बॉडी यहां जा रही है तो फोर्स यहां लगे, ताकि हमेशा फोर्स का शिफ्ट कहां पे रहे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तभी तो उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब देखो अगर मेरे पास n ऑड होगा, n के ऑड होने से क्या होगा, देखो यहां समझ लेते हैं। अगर मेरे पास n ऑड होगा तो देखो अगर -2 है, देखना यहां पे -2 का क्यूब क्या होता है मेरा बेटा, -8। कैसे निकालेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस साइन आएगा यहां पे। अगर मेरे पास +2 का क्यूब होगा तो ये बन जाएगा मेरा बेटा मेरे पास +8। अब देखो जब मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरे पास जो पावर थी ना, यहाँ निकाल लेते हैं इस वाले के अंदर, F इज इक्वल टू -kx पावर क्यूब था, ठीक है। मैंने ऑड पावर लेके समझा रहा हूँ। जब यहाँ -2 डालूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस के एज इट इज -2 डाला, अब मैंने -2 डालने पे ये क्या हो गया, -8 हो गया, और मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो +k8 आ रहा है या +8k आ रहा है। यानी कि जब मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स कैसी आ रही है, पॉजिटिव। सिमिलरली अब जरा पॉजिटिव वाली डिस्प्लेसमेंट डाल के देखो, F इज इक्वल टू -kx पावर क्यूब आपका फॉर्मूला हो गया। यानी कि जो इस पर डिपेंड कर रहा है, मैंने कहा n का वैल्यू अगर 3 ले लिया जाए तो F विल बी इक्वल टू -k, और x मैंने कितना बोला 2, तो 2 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -k, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब देखो जब आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स कैसी आ रही है, नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी तो फोर्स कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे, n ऑड होगा ताकि आपकी जो फोर्स है उसका डायरेक्शन हर लम्हे रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ रहे या मीन पोजीशन की तरफ रहे, ताकि x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव, f पॉजिटिव है तो x नेगेटिव। समझ आती है इतनी बात की? चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो मेरा बेटा, हमने अभी तक जो कहानी पढ़ ली ना, हमने ये पढ़ लिया कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ये इक्वेशन लाजमी फॉलो होती है, F इक्वल -kx टू दी पावर n, जहां पे आपके पास जो n है दिस शुड बी ऑड नंबर, ताकि आपकी जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह बिहेव कर रही हो। इवन अगर ये होगा तो वो ट्रांसलेशनल मोशन बन जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो F है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा फोर्स होगी, ताकि बॉडी वापस उसको रीस्टोर कर सके, ताकि फोर्स बॉडी का पोजीशन वापस रीस्टोर कर सके। सेट है? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपके पास क्या होता है, n विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते इसीलिए हैं कि आपके पास देखो ऑसिलेटरी मोशन कौन कौन से होंगे, अगर F इक्वल -kx पावर 1 है, F इक्वल -kx पावर 3 है, ये सारे ऑसिलेटरी मोशन है क्योंकि सबके अंदर ऑड पावर है, ठीक है। ये सारे, इसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा वाला होगा, ये वाला। तो ये है मेरा बेटा आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जाता है SHM के केस के अंदर कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। क्लियर हो गया? यानी कि जितनी ज्यादा आपके पास फोर्स होगी, जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, उतनी ज्यादा बॉडी के पास क्या आनी चाहिए, फोर्स आनी चाहिए, ताकि वो बॉडी के ऊपर उतनी ज्यादा फोर्स लगे, रीस्टोरिंग फोर्स, ताकि वो अपना पोजीशन क्या कर सके, रीस्टोर कर सके, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला बना लूंगा तो F विल बी इक्वल टू -k इंटू एक्स। F क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, K क्या है, फोर्स कांस्टेंट, X क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा, अब यहां पे बच्चे हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उससे हमें एक बात समझ में आती है, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन नंबर 2 से। वो कहता है F इक्वल्स ma, यानी कि समझना ये बात, ये मान लो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम में मास था जो कि बिल्कुल मीन पॉइंट पे था। अगर मैं इसको मीन पॉइंट से ऐसे घसीट के दूर ले जाता हूं और इसको छोड़ देता हूं तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो कि इसे मीन पॉइंट पे लेके आएगी, और जब फोर्स होती है तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन आती है। जब रीस्टोरिंग फोर्स इस पर लग रही है और उसके नतीजे में ये इधर आ रहा है तो इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन भी होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी क्योंकि इसके पास फोर्स है, और फोर्स होती है तो एक्सेलरेशन आती है। तो अगर मैं इसको यहां पे पुट करूंगा जाकर के तो ये बनेगा ma विल बी इक्वल टू -k इंटू एक्स,
विच मीन्स ए विल बी इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर। एम क्या है? मास। इस के और एम को जब डिवाइड करोगे, एक कांस्टेंट अपॉन दूसरा कांस्टेंट, यहां पे जो कांस्टेंट आता है ना मेरा बेटा, इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। और ओमेगा क्या है? ये जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वही ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। सर इसको ओमेगा क्यों नहीं कह रहे, ओमेगा स्क्वायर क्यों कह रहे हैं? बेटे यहां पे स्क्वायर वाला कांस्टेंट इसलिए लिया जाता है ताकि अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए, वैसे तो नहीं आती, फोर्स कांस्टेंट खुद पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो ओमेगा स्क्वायर का नेगेटिव में कोई लेना देना ना हो और वो उसे क्या कर दे? पॉजिटिव कर दे। यही सेम फॉर्मूला जब हम सर्कुलर मोशन का पार्ट पढ़ेंगे, वहां से SHM की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, वहां भी ड्राइव कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? इतनी बात हमें समझ में आती है अच्छे तरीके से। अभी तक जितना पार्ट पढ़ा है उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड मजीद कार्रवाई पढ़ते हैं। हमने पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स का होना मैंडेटरी है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? बॉडी को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। आप बॉडी को मीन से जितना दूर लेके जाओगे, रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा उसमें डेवलप होगी ताकि उसको वापस ला सके। फिर हमने कहा हमारे कोर्स का जो केस है उसमें n का वैल्यू 1 है, यानी कि ये सिंपल इक्वेशन हमारी वाली है, F इक्वल माइनस kx। यहां से हमें एक और बात पता चल गई, हमने कहा एक्सेलरेशन की भी इक्वेशन निकाल ली, और यहां से आपको एक और चीज जो नजर आ रही है वो ये है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। इसके अंदर भी नेगेटिव साइन वही बता रहा है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट कहां है? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन रेफरेंस है। रीस्टोरिंग फोर्स कहां है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो रीस्टोरिंग फोर्स जब टुवर्ड द मीन पोजीशन है, ये एक्सेलरेशन कौन ला रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सेलरेशन भी कहां होगी? टुवर्ड द मीन पोजीशन। अरे भैया, न्यूटन के दूसरे कानून में जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन भी कहां है? टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो नेगेटिव साइन का मतलब एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। दूसरा मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर हो गई बात की? कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? चलो अब देखो यहां पे अब यहां पे मैं दो चीजें लिख रहा हूं, एक बॉडी मूविंग, ये चीज आपकी ना अब MCQs में हेल्प करने वाली है। बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया? x इक्वल 0। बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। बॉडी मीन पोजीशन से क्या हो रही है? दूर जा रही है। ठीक हो गया? बॉडी मीन पोजीशन से क्या हो रही है? दूर जा रही है। यहां पे लिख देते हैं एट मीन पोजीशन, यानी कि x इक्वल 0। यहां लिख देते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी x इक्वल्स प्लस माइनस एक्स नॉट। एक्स इक्वल प्लस एक्स नॉट सीधे हाथ वाली, एक्स इक्वल माइनस एक्स नॉट उल्टे हाथ वाली। बात किताबों में यहाँ पे प्लस माइनस ए भी लिखा होता है, वेयर ए या एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है भैया, इतने हिस्से को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें आपको बतानी है। सही हो गया? चलो गुड। 8 अप्रैल 2024, दिन के बज रहे हैं 4:30 और हमारा SHM का दूसरा लेक्चर चल रहा है। ठीक है भैया, चलो अब यहां पे भैया हमने बना लिया अपना सिंपल पेंडुलम, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। ठीक है, चलो ये हमारे पास जो है ना इसका ट्रैक है जिसमें ये मूव करेगा। चलो ठीक हो गया। अब देखो मैं इसमें कुछ चीज़ें पहले से मार्क कर दूं। रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अगर बनाऊंगा तो भाई साहब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये डायरेक्शन है रीस्टोरिंग फोर्स का। ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बनाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन छोड़ दो, ये रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है। और ये बात समझ लेना, जो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन है ना वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। दिख रहा है ना, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी कहां पर है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। समझ में आने वाली बात है कि? ठीक है, चलो अब देखो आपका पेंडुलम यहां से ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है। यहां पे मोशन तो बना देते हैं। आपका पेंडुलम अभी ऐसे मूव कर रहा है। ये है मेरा बेटा पेंडुलम का मोशन, जो ब्लैक से बनाया है। ये क्या है? ये पेंडुलम का मोशन है कि पेंडुलम किस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है। ठीक है, पेंडुलम ऐसे आ रहा है, करता हुआ जहां जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक पेंडुलम यहां से ऐसे आ रहा है, ये टुवर्ड्स द मीन जा रहा है। जब इसको क्रॉस कर लेगा फिर अवे फ्रॉम द मीन हो जाएगा। अरे भैया ये मीन है, ये दो एक्सट्रीम है, तो हम इसी की बात करेंगे। जब ऐसे आएगा तो यही कहानी रिवाइज हो जाएगी। जब ऐसे आ रहा होगा टुवर्ड्स द मीन, फिर अवे जा रहा होगा। अभी क्या है? पहले टुवर्ड्स द मीन जा रहा है, फिर अवे फ्रॉम द मीन जाएगा। अच्छा समझना,
जब बच्चे ये पेंडुलम आपका मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो क्या ख्याल है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है कम हो रही है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। पेंडुलम यहाँ है, मीन ये रहा, तो ये पूरा डिस्टेंस है। जैसे जैसे ये करीब जा रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि व्हाइल बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कम हो जाती है। सही। जब आपका पेंडुलम यहां से क्रॉस करके आगे जा रहा होगा तो डिस्टेंस क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। यानी कि व्हाइल बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है भाई साहब? बढ़ती है। एट मीन पोजीशन, जब बॉडी मीन पोजीशन पे होगी तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, लिखा हुआ भी है। एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम। पॉइंट क्लियर होता है? ये हम एक टेबल टाइप बना रहे हैं। जब यहां पे होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, विच इज मैंने यहां बता दिया जीरो। ठीक हो गया भाई साहब? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं और बात करते हैं हम तरफ। अगर हम फोर्स की बात करें तो भाई साहब अभी हमने ताज़ा पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अच्छा, मैं -x के ऊपर पावर n नहीं लिखूंगा क्योंकि वो जनरल केस है ऑसिलेटरी मोशन का, और एक बार समझाना था वो समझा दिया। माजी का क्वेश्चन आया था अगर n इवन हो तो वो क्या होगा, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, वो भी बता दिया। अब हम जहन में रखेंगे पावर 1 क्योंकि इसी के ऊपर हमारा SHM पूरा बेस कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने ये पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये और फोर्स डिपेंड कर रहा है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। सोच के देखो भैया, आपकी बॉडी मीन से जितना दूर जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स उस पर उतना ज्यादा लगेगी उसको वापस लाने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। देखो अब जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है इसका मतलब फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है इसका मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। गोया के सोचो, जब पेंडुलम आपका मीन की तरफ आ रहा है, पेंडुलम आपका मीन की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इस पे लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, दिस इज नॉट द केस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। फोर्स ज्यादा भी हो रही है, कम भी हो रही है। फील आ रहा है? देखो पेंडुलम यहां से वाइब्रेट करता हुआ मीन की तरफ आ रहा है तो फोर्स इज डिक्रीजिंग, फोर्स इज डिक्रीजिंग। पेंडुलम वाइब्रेट करता हुआ मीन से दूर जा रहा है, फोर्स इज इंक्रीजिंग। जितना दूर जाएगा उतनी ज्यादा फोर्स है। मिनिमम कब होगी? जब यहां पे आ जाएगा। तो जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है इस वक्त फोर्स भी क्या होगी भाई साहब? जीरो हो जाएगी। जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस वक्त रीस्टोरिंग फोर्स, अभी हम ये सारी बात जो कर रहे हैं, ये जो मैं FF लिख रहा हूं ये तो बता चुका हूं ना, ये किसकी बात है? रीस्टोरिंग फोर्स की बात चल रही है। तो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी भाई साहब? जीरो हो जाएगी। यही वजह है मेरा बेटा, यही वजह है जो x = 0 वाला पॉइंट होता है ना, एट x = 0, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, या इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम भी देते हैं। किताब देखोगे ना तो इसको मीन पोजीशन का नाम भी देते हैं और इनको ये सारे नाम भी देते हैं। मैं ये नाम पहली बार यूज कर रहा हूं अब क्योंकि मैंने अब समझा दिया। ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। If sum of all the forces acting on a body is zero, body is said to be in equilibrium। तो जब आपकी बॉडी वाइब्रेट करती हुई यहां पे आ जाएगी तो फोर्स कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम होते होते जीरो हो गई। तो यहां पे नेट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है। नेट रीस्टोरिंग फोर्स एट दिस पॉइंट इज जीरो। जैसे जैसे आगे जाएगी रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। सेट हो गया? तो ध्यान में रखेंगे हम ये बात। सही है। और मैक्सिमम कहां पे हो जाएगी भाई साहब? जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और फोर्स कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था, F का फॉर्मूला क्या था? -kx। अब समझिएगा सर, फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स हो जाएगी -kx0। देखो जरा, मैंने यहां पे लिखा है +-x0 और यहां लिखा है -+x0। वजह समझ लीजिएगा जरा। यहां पे वजह ये है मेरा बेटा, जब आपके पास, और से देखो, जब आपके पास x + x0 है, x + x0 का मतलब है आपकी बॉडी यहां पर है, इस जगह पर है, यहां पर है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। तो आपकी फोर्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव होनी चाहिए। अगर बॉडी इधर गई है फोर्स इधर होनी चाहिए, विच मीन्स अगर F = -kx में डालूंगा तो -k और आगे आ गया x0, विच मीन्स फोर्स शुड बी -kx0। और अगर आपके पास x = -x0 है यानी कि आपकी बॉडी में ऐसे मूव करती हुई इधर मौजूद है, तो जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स शुड बी हेयर। तो ये बन जाएगा F will be equal to -k और -x0, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +x0। तो ये मैंने इसलिए साइन उल्टे लिखे हैं कि जब ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। सही हो गई? समझ आ गई? इसका मेरा बेटा हमारे पास एक ग्राफ भी बनता है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ये ग्राफ, ये इसी का ग्राफ बना रहा हूँ, इसी का। ठीक है, यहाँ पे मेरा बेटा F है,
यहाँ पे मेरे बच्चे हमारे पास x है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है एक स्ट्रेट लाइन। देखो यही चीज़ यहाँ से भी नजर आ रही होगी जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है। यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास है पॉजिटिव x0, यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास है माइनस का x0, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास है ये प्लस kx0 विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स। ये है मेरा बेटा माइनस kx0। क्लियर हो गया? ये आपका ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ, ये जो हम बनाते हैं ना इसका ग्राफ, f इज इक्वल टू माइनस kx का ग्राफ, वो ये बन जाता है उठ के। ठीक है, ये ग्राफ बन जाता है आपका। अब इसी ग्राफ के बारे में भी एक सवाल आया हुआ माजी में, इसलिए मुझे ये ग्राफ भी याद है। अब देखो ये ऐसे ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है आपका, दिस इज x इक्वल 0, x इक्वल 0, ये आपका पॉइंट है, मीन पोजीशन से पास कर रहा है आपका ग्राफ। ठीक है, यहां से आ रहा है। ये आपके पास है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये आपके पास है नेगेटिव एक्सट्रीम। देखो जब आपकी बॉडी x इक्वल 0 पे है तो इसके ऊपर देखो फोर्स क्या है, 0। ये देखो स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है ग्राफ के। यहां पे आपके पास फोर्स कितनी है, 0 है। यही बात तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी कि मेरा बेटा जब आपके पास x 0 है तो आपके पास फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेट है। अगर मुझे इसी ग्राफ का स्लोप मालूम करना हो, स्लोप हमने ग्राफ में निकालना सीखा था, फिर देख लो यहाँ पे ये थीटा है। पहली बात तो आप देखो ये थीटा आपका 90 डिग्री से ग्रेटर है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है इसका मतलब मेरे बच्चे आपका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि स्लोप कहाँ से आता है, टेंजेंट थीटा से आता है। मोशन के चैप्टर के अंदर मैंने आपको ग्राफ के कॉन्सेप्ट में ये सारी बातें सिखाई हुई हैं ऑलरेडी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझसे जो पढ़ने वाले मेरे मासूमाना बच्चे हैं वो सब चीज़ों को फॉलो करते चल रहे हैं। तो एक ही तरह के लेक्चर हैं सबके लिए, चाहे आप ई कैट के हो, एमडी कैट के हो, 11 के हो, 12 के हो, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी का सारा कंटेंट इसमें क्वालिटी मौजूद है, क्वालिटी मौजूद है। ठीक है, तो स्लोप कैसा है इसके पास, नेगेटिव स्लोप है। सेट है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव आएगा करके देख लेना, थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे देख लो भाई। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ उसका स्लोप, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहीं से आएगा। चलो जरा पॉइंट्स मार्क कर लो। इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट की वैल्यू है माइनस के एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट। बोल भाई हाँ या ना। भाई x पे कितनी वैल्यू है, माइनस एक्स नॉट, वाई पे कितनी वैल्यू है, के एक्स नॉट। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0,0। सही है, इसे कह दो x2 y2, इसे कह दो x1 y1। निकालो जरा, y2 माइनस y1, y2 कितना है, के एक्स नॉट, माइनस y1 कितना है, 0, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में ले आओ। x2 कितना है, 0, नहीं सॉरी इसको कहा हुआ है ना मैंने बेटा, इस पॉइंट को मैंने कहा हुआ है x2 y2, इसे कहा हुआ है x1 y1। इसको चाहो तो आप इसको x1 y1 कह दो, x2 y2 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, निकाल के देख लेना। तो x2 कितना है मेरे बच्चे हमारे पास, माइनस एक्स नॉट। x1 कितना है हमारे पास मेरे बच्चे, 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा के एक्स नॉट, अपॉन में आ गया माइनस का एक्स नॉट, एक्स नॉट से एक्स नॉट बन गया क्या आता है, माइनस का के। ये मेरा बेटा इसका स्लोप है। तो एक बार माजी में नस्ट के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया कि अगर आप फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कर्व बनाते हो तो उसका जो स्लोप है वो क्या होगा, तो उसका स्लोप नेगेटिव फोर्स कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है भैया, चलो 1 2 चलो ठीक है भैया, आगे चले। ये वैसे एक बात बीच में आ गई थी जहन में तो मैंने उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। सर स्लोप अगर हम आपने ऊपर वाली लाइन से निकाला, अगर हम नीचे से निकालें एक ही आएगा भैया। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी चेंज होता है, नहीं होता। तो स्लोप विल रिमेन सेम, कहीं से भी निकाल के देख लो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास, फोर्स का बता दिया, फोर्स मैक्सिमम होती है। ठीक है, समझ आती है इतनी बात। फोर्स हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ओके की रिपोर्ट है। अब आगे देखो, अब हमने फोर्स को लेके मेरा बेटा भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, A इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, विच मीन्स A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, बॉडी मीन से दूर जा रही है, फोर्स बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। सोचो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो A भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, F इक्वल्स ma, जो फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा। सही है, तो बॉडी जितना मीन से दूर जाएगी, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देख लो भाई, जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां पे जब फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा आगे देखो, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, यहां आ जाओ उधर। जब फोर्स 0 है एट मीन पोजीशन, मैं कहूंगा मीन पोजीशन के ऊपर मेरा बेटा जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, 0 हो चुका होगा। भैया
ये देखो, अगर x को 0 कर दूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। मीन पोजीशन पे जब नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। जब रीस्टोरिंग फोर्स ही नहीं लग रही मीन पोजीशन पे तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? एक्सेलरेशन को तो लेके रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा था। अब यहां आ जाओ, जब आपके पास वो बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होगा? एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा। तो भाई वो क्या होगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू सेम तरह से माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। इसमें भी देखो मैंने उल्टा काम किया है। उल्टा काम क्यों किया है? क्योंकि जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल है हमेशा, वैसे एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा क्या है? एंटी पैरेलल है। क्यों भाई? रीस्टोरिंग फोर्स ऐसे है टुवर्ड्स द मीन, तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द मीन है, और डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन है, तो एंटी पैरेलल है, इसलिए आ रहा है। जब ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस हो रहा है। करके देख लो भाई साहब, वरना ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू प्लस एक्स नॉट। पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात चल रही है, जब बॉडी यहां पर है तो फोर्स यहां है, तो एक्सेलरेशन भी यहां होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां है, ठीक है। तो क्या बनेगा? a विल बी इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट। तो क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस का, आगे नहीं लिखते, नजर नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ये बनेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ये पॉजिटिव था तो ये माइनस में आ गया। सिमिलरली जब x विल बी इक्वल टू माइनस का एक्स नॉट होगा मेरे बच्चे, तो ये क्या बनेगा? देख लेते हैं अभी जरा। माइनस एक्स नॉट, तो भाई साहब a विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस एक्स नॉट, सिंप्लीफाई कर दिया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। जब ये माइनस है तो ये क्या आ रहा है मेरा बेटा? पॉजिटिव आ रहा है। उम्मीद है इतनी चीज आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट की फील के साथ क्लियर हो गई होगी। अब इसका भी हम लोग ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, जल्दी से इसका भी ग्राफ देख लीजिए। ये इसका ग्राफ आ रहा है, इसका ग्राफ भी ऐसे होता है, यहां से पास करता है, ठीक है। ये वही आपका x है और ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक हो गया। इसके अंदर भी अगर मार्किंग करने के लिए जाएंगे तो भाई साहब ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज माइनस एक्स नॉट, और ये जितना इतना दूर होगा जितना उतना ही दूर ये भी होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मेरा बेटा होता है आपका पॉजिटिव एक्स नॉट, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप मार्क करोगे तो ये आपके पास है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ये वाला जो आपका पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका भी अगर आप चाहो तो यहाँ से ये इसका भी जो स्लोप है वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका भी आप निकाल सकते हो स्लोप। इसका अगर आपने स्लोप निकालना है तो भाई साहब ये वाला पॉइंट है, इसे मैं कह देता हूँ x2, y2, और ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ये वाले पॉइंट की वैल्यू ये हो जाएगी ना, क्योंकि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट क्या है मेरा? 0,0। और यहाँ से आपको नजर भी आ रहा है, जब आप यहाँ पर हो x इक्वल 0 पे, देखो ये कर्व कहाँ से गुजर रहा है? ओरिजिन से गुजर रहा है, यानी कि जब x 0 है तो a का वैल्यू भी क्या है मेरा बेटा? यहाँ पे हमारे पास 0 है। समझ में आने वाली बात है। अब अगर इसका स्लोप निकालता हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से, y2 माइनस y1, तो भाई साहब इसे कह दिया y2, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2। x2 क्या है? ये रहा, माइनस x1। तो भाई सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आंसर आ रहा है? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ax ग्राफ का जो स्लोप होता है मेरा बेटा, वो हमारे पास क्या होता है? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये पूछा नहीं गया आज तक, वो इससे पीछे वाला पूछा गया था, ये मैंने वैसे ही निकलवा दिया, ठीक है। जिस तरह से ax ग्राफ है, fx ग्राफ है, इस तरह vx ग्राफ भी होता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि उसको करने का एक तरीका डेरिवेटिव वाला है, उसमें चेन रूल लगता है, तो हमें डेरिवेटिव तो नहीं पता, हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि, तो मैं आपको सीधे तरीके से वो करा दूंगा, वो हमारा अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। अगले में नहीं आएगा, अगले में फेज एंगल का कॉन्सेप्ट है, उससे अगले लेक्चर में आएगा, ठीक है। चलो इतनी बात हमारी क्लियर हो जाती है अच्छे तरीके से। चलो ये मेरा बेटा मैं ज़रा मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट में मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब जो डेरिवेशन करके दिखाया हुआ था, ताकि मेरे पास जगह बच जाए, मुझे भी यहाँ पे और काम भी करना है। तो ये आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो भैया जो जो आपने सीखा है ना वो देख लो। मीन की तरफ जब बॉडी आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, फोर्स कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। मीन से दूर जा रही है तो ये तीनों चीजें बढ़ रही हैं। मीन पर आपके पास ये तीनों चीजें मिनिमम है, एक्सट्रीम पर ये तीनों चीजें आपके पास क्या है? मैक्सिमम है। भैया ये फोर्स मैक्सिमम है, इससे ज्यादा फोर्स नहीं हो सकती। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी क्या है? मैक्सिमम है। अब वेलोसिटी की बात कर ली जाए, ये वो पॉइंट है जहां पे बहुत सारे बच्चों को गलत फहमी होती है कि टीचर ने या तो गलत पढ़ाया है या उनको गलत लग रहा होता है। देखो समझना, मान लो मेरा बेटा ये मेरे पास एक कोई गाड़ी है, पहले भी मिसाल दी है, इस गाड़ी को 3 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं और ये गाड़ी आगे जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से। इसका पेट्रोल हो गया ख़त्म, यहाँ पे पंप है, गाड़ी को यहाँ तक लेके जाना है। अब मैं देखता हूँ यार यहाँ पे 3 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी आगे जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। बचपन से आपका भाई जो है ना वो इसी तरह का है। तो यहाँ से मैं जाके क्या करता हूँ, उल्टी सिंप में फोर्स लगाना शुरू करता हूँ। तो क्या होगा?
सर आपकी धुलाई होगी। धुलाई क्यों हो रही है? क्योंकि मैं इनकी हेल्प करने के बजाय इनको मुसीबत दे रहा हूँ। गाड़ी आगे जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, मेरे उल्टी साइड पर फोर्स लगाने से क्या होगा? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। गोया कि स्पीड बढ़ने के बजाय क्या हो गई? कम हो गई। तो आपने सीखा क्या? आपने इससे सीखा फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगे, किसके डायरेक्शन के? सेम डायरेक्शन में, जहां बॉडी मूव कर रही है, जो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन है, तो क्या होता है? तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, ऑपोजिट डायरेक्शन बोले तो भैया जिस सिम्त में बॉडी जा रही है उसकी उल्टी सिम्त में अगर फोर्स लगे तो बॉडी की स्पीड क्या होता है? कम होता है। मिसाल दें, ये देखो, ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड क्या हुई? कम हुई, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है। नीचे आते हुए स्पीड क्या होती है मार्कर की? बढ़ती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है। तो सीखा क्या? सीखा क्या? बॉडी जिस सिम्त में जा रही है अगर फोर्स ऑपोजिट सिम्त में लगी तो स्पीड कम हुई। इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड विल डिक्रीज। अगर फोर्स उसी सिम्त में लग रही है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो स्पीड क्या होती है भैया? बढ़ती है। अब जरा यहां देख लो, समझना जरा अच्छे से समझना, क्योंकि यहां पे फिर एक कंफ्यूजन आएगी, मैं उस कंफ्यूजन का आंसर भी करूंगा। देखो, जब आपका पेंडुलम ऐसे आ रहा है, फोर्स मीन की तरफ लग रही है, ये भी मीन की तरफ आ रहा है। सोचो, पेंडुलम कहां आ रहा है? मीन की तरफ। फोर्स भी कहां लग रही है? मीन की तरफ। तो गोया फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो, फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब भाई साहब ये मीन की तरफ आ रहा है तो अल्टीमेटली आपके पास v क्या होगा? बढ़ेगा। v क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? फोर्स उसी सिम्त में लग रही है जहां बॉडी आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब जब बॉडी यहां से क्रॉस करके आगे जा रही है, फोर्स यहां लग रही है, बॉडी वहां जा रही है, तो फोर्स इसका मोशन रिटार्ड करेगा, एक्सेलरेट नहीं करेगा, डीसेलरेट करेगा। इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। यानी कि जब दूर जा रहा है तो आपके पास स्पीड क्या हो रही होगी मेरा बेटा? कम हो रही होगी। सोचो सोचो, अभी ये दो चीज़ों का आंसर मैं खुद ही कर दूंगा, परेशान नहीं होना। सर ये कैसे हो सकता है? ये कहीं से पॉसिबल है कि ए कम है, वी बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है, वी कम हो रहा है? अभी सब पॉसिबल होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, सब पॉसिबल होगा। अभी देखते चलो, पेंडुलम यहां से ऐसे आ रहा है, तो ये तो देखा है ना आपने कि अगर एक गाड़ी को 4 लोग धक्का मार रहे हैं, आप चाहते हो उनकी स्पीड बढ़ जाए, आप ही जाके धक्का मारना शुरू हो जाओ। फोर्स उसी सिम्त में जहां बॉडी मूव कर रहा है, स्पीड विल इंक्रीज। फोर्स ऑपोजिट सिम्त में तो स्पीड विल डिक्रीज। सही हो गया? तो इतनी बात हमने यहां पे पढ़ ली। तो इससे हमें ये चीज नजर आ रही है कि जब पेंडुलम आपका मीन की तरफ आ रहा है, जब पेंडुलम आपका मीन की तरफ आ रहा है तो फोर्स वहीं लग रही है, स्पीड बढ़ेगा। पेंडुलम मीन से दूर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? वी क्या होगा आपके पास? कम होगा। अच्छा, वी बढ़ा, वी बढ़ा, वी बढ़ा, वी बढ़ा, वी बढ़ा, मीन तक आते आते वी बढ़ रहा है, मीन से दूर जाने पे कम हो रहा है। इसका मतलब मैं कहूंगा एट मीन पोजीशन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। वो होगी कितनी आपको अभी नहीं पता, क्योंकि मैंने वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया हुआ। बस आपको ये पता है मीन पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। मीन से दूर जाने पे क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि ये फोर्स ऑपोजिट सिम्त में लग रही है। तो इसका मतलब इसका मतलब आपके पास जब ये दूर जाएगा तो v क्या हो चुका होगा? मिनिमम हो जाएगा। और मिनिमम यहां पे आके कितनी होती है? 0। अब सोचो, जब पेंडुलम आपका मीन की तरफ आता है, वेलोसिटी बड़ी 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 पीक पर आई, कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, मिनिमम 0 पे हो गई। फिर बड़ी 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 पीक पे आई, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, मिनिमम हो गई, 0 पे आ गई। समझ आ गई? अब इसको एड्रेस कर लेते हैं। सर ये क्या सीन है? अगर आपको ऐसा लगता है कि ए के बढ़ने से वी बढ़ना चाहिए, तो इसका मतलब आज तक आपने कॉन्सेप्ट ना ढंग से नहीं पढ़े। ठीक है, देखो भैया समझ लेना जरा। आपके पास एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार, और ये जो v है ना, इसका बढ़ना या कम होना डिपेंड करता है फोर्स किस सिम्त पे लग रही है। फर्क समझो, इन दोनों का मैं आपको ना फर्क समझाता हूं, ये दोनों क्या चीज है, देखो समझना। मेरा बेटा जब पेंडुलम यहां से यहां आ रहा है तो हमने दो बातें पढ़ी। हमने कहा v बढ़ रहा है और a क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले दोनों का रीजन समझ लो। देखो v के बढ़ने का रीजन ये है, फोर्स इसी सिम्त में लग रही है, फोर्स इसी सिम्त में लग रही है जहां बॉडी मूव कर रही है, इसलिए v बढ़ रहा है। a कम क्यों हो रहा है? ए कम क्यों हो रहा है भाई साहब? ए इसलिए कम हो रहा है कि यहां पे आपका जो ए है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर मेरा बेटा? एक्स के ऊपर। चूंकि मीन की तरफ आते हुए एक्स कम हो रहा है, इसलिए ए कम हो रहा है। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू कैसे? देखो, एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। समझना बात को। मान लो यहां से यहां तक आने में बॉडी लेती है 3 सेकेंड। बॉडी कितना टाइम लेती है? 3 सेकेंड लेती है। मान लेते हैं पहले सेकेंड में बॉडी की एक्सेलरेशन थी 30, फिर हो गई 20, फिर हो गई 10 और फिर फाइनली हो गई 0। भैया आपको पता है ना मीन पे आके क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये लिखा हुआ।
तो पहले सेकंड में 30, फिर 20, फिर 10 और फिर फाइनली क्या हो गए 0। समझना जो मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, बॉडी की यहां पे वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। अभी तो आपने बात की एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है 0। देखो मैं फिर बता रहा हूं, जब ये पेंडुलम आपका मीन की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये मैंने ए की वैल्यूज लिखी है सारी। मान लो ए पहले 30 था, फिर 20, फिर 10, फिर फाइनली आगे ए क्या हो गया यहाँ 0। तो पहले ए 30, फिर 20, फिर 10, फिर फाइनली 0। और v अभी क्या है 0। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं कहूं किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भाई साहब इसका मतलब होगा 30 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। देखो समझना, आपके पास v स्टार्ट में थी बॉडी की कितनी 0, अभी इसके बाद एक्सेलरेशन कितनी है 30, तो इसकी वेलोसिटी एक सेकंड में बढ़ करके हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। समझे, इसकी वेलोसिटी स्टार्ट में कितनी थी 0, एक्सेलरेशन हुई 30 का मतलब है एक सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का चेंज आना, तो वेलोसिटी बढ़ के हो गई 30। अच्छा अब आगे देखो, अब यहां पे एक्सेलरेशन कितनी हो गई 20। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है एक सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड चेंज होगा। तो 30 था और वेलोसिटी ने बढ़ना है क्योंकि मीन की तरफ जा रहे हैं, फोर्स वहीं लग रही है, वेलोसिटी ने बढ़ना है। तो 30 से बढ़ के कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। आगे चलो, फिर एक्सेलरेशन मजीद कम हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी मैंने मिसालें ली हैं, ध्यान में रखिएगा। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। अगले सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। बॉडी की वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट खुद कम होता जा रहा है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। देखो फिर समझो, पेंडुलम आपका मीन की तरफ आ रहा है तो v क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ए क्या हो रहा है, कम। ए कम क्यों हो रहा है भैया, ए कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ए इस पे डिपेंडेंट है ना भाई साहब, ए इस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एफ इस पे डिपेंडेंट है इसलिए ए इस पे डिपेंडेंट है। एक्स कम हो रहा है मीन तक आते हुए तो ए कम हो रहा है। ए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम नहीं हो रही, वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि फोर्स इसी सिंपल लग रही है। तो देखो पहले जो चेंज आया वो 20 का था, फिर 10 का आया चेंज। समझ आ रहा है। तो आपके पास इससे भी पहले जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 0 थी, 0 से 30 हुआ। तो पहले 30 का चेंज, फिर 20 का चेंज, फिर 10 का चेंज। भाई जब यहां से स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी 0 थी ना, तो पहले 30 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर 20 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी। तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट खुद कम हो रहा है। अब यहां से दूर जाने पे उल्टा हो जाएगा। यहां से दूर जाने पे क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है, एक्सेलरेशन बढ़ती है। गोया के यहां से दूर जाने पे वेलोसिटी जिस रेट से कम होगी वो रेट बढ़ता जा रहा होगा। मतलब समझना, यहां पे मान लो बॉडी की वेलोसिटी 60, एक सेकंड बाद हो गई 50, फिर हो गई 30, फिर हो गई 0। सोचो पहले जब बॉडी यहां से क्रॉस करा इसकी वेलोसिटी थी 60, एक सेकंड बाद हो गई आपके पास 50, एक सेकंड बाद मेरा बेटा हो गई 30, एक सेकंड बाद हो गई 0। तो पहले सेकंड में रेट कितना चेंज हुआ, यानी कि किस रेट से चेंजिंग आई, 10 मीटर पर सेकंड का रेट से चेंज आई। अगले में 20 से, उससे अगले में 30 से। समझ आया। यानी कि यहां से दूर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन जिस रेट से कम हो रही है वो रेट खुद बढ़ रहा है। पहले एक सेकंड में सिर्फ 10 का चेंज आया, फिर अगले सेकंड में 20 का चेंज आया, फिर अगले सेकंड में 30 का चेंज आया। सोच के देखो, समझ आ रही है सारी बातें। तो इसको ध्यान में रखना, ये सारी बातें आपके क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, आगे चलते हैं। अब जरा वेलोसिटी की बात हमें समझ में आ चुकी है अच्छे से। ठीक है, अब इसके अंदर ही हमारे पास दो चीजें और होती हैं। एक है मेरा बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एक है मेरा बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब आपको यह बात पता चल गई, ये पेंडुलम था जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया था और हम इसका ये मोशन कंसीडर कर रहे हैं कि वो यहां से ऐसे आया और फिर ऐसे गया, पीछे भी आएगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। ये है इसका रीस्टोरिंग फोर्स, ये है रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब मेरा बेटा जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। गोया काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, v पे। जब v बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, v कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। देखो जहां पे v बढ़ेगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जहां पे v कम होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। जब v मैक्सिमम होगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब v मिनिमम हो जाएगा तब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, मिनिमम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे।
वैसे तो एक तरीका ये है कि आप पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली समझ लो। डायरेक्ट समझने से क्या मुराद है, आपको ये बात पता है, हमने चूंकि माना हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको अगर आप देखते हो और इतनी बात समझते हो, एक और तरह से समझाऊंगा फिर, तो ये देखो, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक तो ये तरीका है देखने का, क्योंकि भाई इन दोनों का सम कांस्टेंट है तो ये ऐसे ही चलेगा। एक और तरीका क्या है, देखो समझो, पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किस तरह किया था, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों, क्योंकि इसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चाहती है जमीन पे जाके चिपक जाए। मैं इसे जमीन से ऊपर लेकर आया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। गोया आप किसी फील्ड के अगेंस्ट में जितना काम करते हो बॉडी में, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। तो सर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी तो आप काम कर रहे हो। सोच के देखो, जब मास स्प्रिंग सिस्टम में आप मास को घसीट के दूर लेके जा रहे थे, स्प्रिंग क्या चाहता है कि आपका मास मीन पोजीशन पे रहे, आप दूर लेके जा रहे हो, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। जब आप इस पे वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द इलास्टिक फील्ड ऑफ स्प्रिंग, तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है। जैसे ही आप छोड़ोगे वो एनर्जी से वापस लेकर आएगी। सोचो पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डिफाइन कैसे किया है, जो काम आप अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हो वही काम बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सोचो, तो मैं बॉडी को जितना दूर लेके जाऊंगा, सोचो मैं बॉडी को जितना दूर लेके जाऊंगा मुझे उसके लिए इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सोचो, अरे भैया मैं इसको 10 मीटर ऊपर लेके जाऊं या 1 किलोमीटर ऊपर लेके जाऊं, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब 1 किलोमीटर ऊपर लेके जाऊंगा। जितना ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा उतना मुझे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ऊपर काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा आएगी। सेम मास स्प्रिंग सिस्टम में मास को आप जितना दूर लेके जाओगे अल्टीमेटली उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। यही वजह मैंने कहा एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी मीन से मैक्सिमम दूर है, तो मैक्सिमम वर्क डन हुआ उसको दूर ले जाने के लिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी मैक्सिमम चाहिए उसको वापस लाने के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर जब वो मीन की तरफ आ रही है तो देखो फील्ड तो चाहती है ये बॉडी कहां पे आ जाए, मीन पोजीशन पे, तो जब बॉडी खुद ही मीन की तरफ आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब बॉडी मीन पर आ गई तो अब इसका मतलब आपने अगेंस्ट द फील्ड उस पर कोई काम नहीं किया हुआ। देखो अगर इसको मैं जमीन पे रख दूं तो जमीन तो चाह यही रही थी कि वो जमीन पे आ जाए, तो इसका मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस जमीन के रेफरेंस से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैंने यही कहा कि आपके पास जो मीन पोजीशन होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। जब आप अवे फ्रॉम द मीन जा रहे हो यानी कि एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मीन की तरफ आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि आप वही काम कर रहे हो जो फील्ड चाह रही है। मीन से दूर जा रहे हो तो आप फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो रीस्टोरिंग फोर्स आपको वापस लाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक हो गया बच्चे, ये सारी चीजें मेरा बेटा आपके साथ पूछी जा रही होती हैं एसएचएम के जब आपके पास सवालात आते हैं। कॉपी कर लो। अब हम फाइनली इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर सकें। एक चीज मेरा बेटा और देख लो, ये मुझे एक और जहन में आ गई। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पूछूं तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा वो होता है जो मोशन का डायरेक्शन होता है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अगर पेंडुलम ऐसे आ रहा है। तो आप नोट करो, जब पेंडुलम मीन की तरफ आ रहा है तो देखो, जब पेंडुलम मीन की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अवे है, वेलोसिटी टुवर्ड्स द मीन है, तो एंटी पैरेलल नजर आ रहे हैं। जब पेंडुलम अवे फ्रॉम द मीन जा रहा है, मीन से दूर जा रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों अवे है। तो अपने पास नोट कर लेना, वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स जब आपकी बॉडी मूव करेगी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्योंकि बॉडी भी मीन से दूर जा रही है, मोशन मीन से दूर है, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा मीन से दूर होती है, तो पैरेलल हो गए। और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होगी डिस्प्लेसमेंट के जब आपकी बॉडी टुवर्ड्स द मीन आ रही होगी। जब टुवर्ड्स द मीन आ रही है डिस्प्लेसमेंट यहां है, क्योंकि ये आपका रेफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट यहां है, वेलोसिटी यहां है, तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर है? ये अक्सर हमने काइनेमेटिक्स में भी मैंने इस लेक्चर में बात बताई थी ये वाली, कि हम अक्सर ये कहते हैं कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज पैरेलल, विच इज नॉट ट्रू इन एवरी केस। वहां पे होता है, यहां नहीं होता, क्योंकि
आपके पास SHM के अंदर आपने इनिशियल पॉइंट फिक्स किया हुआ है, तो जब बॉडी मीन की तरफ आ रही होगी तो वेलोसिटी जो है वो मीन की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है मेरा बेटा, कॉपी कर लो। अब देखो मेरा बेटा, जिस तरह हमने वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताया ना कि जब बॉडी मीन की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी मीन की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट अवे है। बॉडी मीन से दूर जा रही है तो वेलोसिटी मीन से अवे है, डिस्प्लेसमेंट भी मीन से अवे है। वैसे ही आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का भी देख सकते हो। जब बॉडी मीन की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी मीन की तरफ है, एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ है। बॉडी मीन से दूर जा रही है तो वेलोसिटी मीन से अवे है, एक्सेलरेशन मीन की तरफ है। मुझे बताना ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हुए या नहीं हुए? सही है। अब मेरा बच्चा, हम फाइनली डिफाइन कर रहे हैं हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो ऑसिलेटरी हो स्लैश वाइब्रेटरी हो। ऑसिलेटरी स्लैश वाइब्रेटरी का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वो क्या हो मेरा बेटा? पीरियोडिक हो। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जब मैंने कहा ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे जीरो है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड कर रहा है ट्रू। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हर जगह पे कैसी है? कांस्टेंट है। काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में। मीन पे सारी काइनेटिक, एक्सट्रीम पे सारी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक में। काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल के अंदर। क्लियर हो गया? अच्छा, और क्या होता है? इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट इज A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? बच्चे आगे चल के हम साबित करेंगे कि मास स्प्रिंग सिस्टम का मोशन SHM है या आपके पास जो सिंपल पेंडुलम है उसका मोशन SHM है। तो हम क्या करेंगे? हम उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे और देखेंगे क्या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रही है या नहीं आ रही। अगर ये आ रही है तो इसका मतलब ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या परफॉर्म कर रही है? SHM। तो ऑसिलेटरी और SHM एक बात तो नहीं है। SHM ऑसिलेटरी का एक सबसेट है। अगर आप n का वैल्यू 1 कर दोगे तो जो मोशन बनता है वो क्या बनता है? SHM। अगर n वैल्यू 3, n वैल्यू 5 है तो वो हायर ऑर्डर हार्मोनिक मोशंस कहला रहे होते हैं। सही है, ये तीन थे। SHM क्या होता है? शुड बी ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी टू एंड फ्रो मोशन। शुड बी पीरियोडिक यानी कि फिक्स टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट कर रहा हो। तीसरी चीज, इस इक्वेशन को फॉलो करता हो। कुछ लोग और भी बातें कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके पास जो टू एंड फ्रो मोशन हो वो एक लाइन में होना चाहिए। टू एंड फ्रो मोशन जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम है, एक लाइन पे मूव करता है। लेकिन सर पेंडुलम तो ऐसे मूव करता है। तो पेंडुलम के बारे में जब हम पढ़ेंगे हम ये बात देखेंगे कि पेंडुलम की जो हम वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं बहुत छोटी छोटी होते हैं। जो थीटा हम लेते हैं ना, ये जो पेंडुलम की वाइब्रेशन आप कंसीडर करते हो ना, समझना आप इसका जो ये एम्पलीट्यूड होता है ये बहुत छोटा 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 लेते हो। यानी कि जो थीटा होता है, इस थीटा की वैल्यू आप बहुत छोटी रखते हो ताकि ये आपके पास जो वाइब्रेशन है वो ऑलमोस्ट कैसी रहे? लीनियर रहे। तो एक लाइन में वाइब्रेशन होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? इतनी बात समझ आती है? ठीक है, चलो। इसी तरह से मेरा बेटा हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं कंडीशंस। कंडीशन से क्या मुराद है कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए ताकि वो SHM परफॉर्म करे। सब हम पढ़ चुके हैं इसलिए अब जल्दी से बता रहा हूं। तो SHM के बारे में आपने 4 पॉइंट्स नोट करने हैं। मोशन शुड बी ऑसिलेटरी स्लैश वाइब्रेटरी। मोशन शुड बी पीरियोडिक, मतलब समझना सब चीजों का। तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय दिस एंड दिस, करेंगे हम ये सब। तीसरी चीज, एक लाइन के अलोंग वाइब्रेशन होंगी। सर सिंपल पेंडुलम तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, उसको ऐसे से ऐसा करने के लिए हम उसका एम्पलीट्यूड छोटा सा कर देंगे, छोटी छोटी वेरिएशन लेंगे। ठीक है। कंडीशन क्या है? यानी कि सिस्टम की वो कंडीशन जो कि उसे SHM करने पर आमादा करेंगी, वो डिस्कस करते हैं। अजान हो जाए जरा। अब मेरा बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या कंडीशन होगी सिस्टम के अंदर ताकि वो एग्जीक्यूट करे SHM। तो भैया पहली चीज है कि सिस्टम के पास रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत होनी चाहिए। आप क्या लिखोगे? सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोड्यूस रीस्टोरिंग फोर्स। हमने पढ़ा नहीं है, सीखा है। अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है सिस्टम के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सोचो, मैं ये मास स्प्रिंग सिस्टम था, मैं इसे यहां ले गया, छोड़ा, रीस्टोरिंग फोर्स दी, वो मीन पे वापस ले आई। अगर इनर्शिया नहीं है तो आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो वापस नहीं आएगा।
टू एंड फ्रो नहीं होगा, यहां जाके यहां रुक गया, टू एंड फ्रो थोड़ी हुआ। इनर्शिया की वजह से आगे जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स यहां लाएगी, फिर इनर्शिया आगे लेके जाएगा, फिर रिस्टोरिंग फोर्स यहां लाएगी, फिर इनर्शिया लेके जाएगा। सेट है। तीसरी चीज, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुड रिमेन कांस्टेंट, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब जो हीट में कन्वर्ट कर देती हैं एनर्जी को, वो गायब हो, वो मौजूद ना हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी शुड होल्ड ट्रू। तो दीज आर द थ्री कंडीशन। ये होगी तो मोशन पीरियोडिक होगा, ये लिखा हुआ पीरियोडिक होगा, वरना ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होगा। तो मुझे बताना मेरा बच्चा कि आपको एसएचएम के बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आए हैं। अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस पढ़नी शुरू करेंगे। सर वो क्या होंगी? जैसे मैंने आपको बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, यानी कि जैसे जैसे आपकी बॉडी मीन से दूर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है, फिर जब करीब आती है कम होती है, फिर दूर जाती है बढ़ती है। तो ये कैसे वेरी करती है? लीनियरली, स्क्वायर में, क्यूब में, साइनोसॉइडली वेरी करती है, इस ग्राफ की तरह वेरी करती है। तो मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट का फील पार्ट 1 में दिलाया था। अब इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट का फील कि इसका साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, कॉस थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये जो हमारी इक्वेशन होती है ना, x इक्वल्स एक्स नॉट, x इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके सवालात किस तरह से आते हैं, आप कैसे काम करते हो, इससे पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेस, एम्पलीट्यूड सब कैसे निकालते हैं, ये हमारे अगले लेक्चर्स होंगे। ठीक है भैया, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पढ़ते रहिए।